कल जो पढ़ा है उसके प्रश्न पूछ लेते हैं। चरक के अनुसार मृदु पाक का प्रयोग कहाँ होता है? मध्यम का सही जवाब। और खर का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। न से ना पावा अभी, अभी नहीं पाएंगे। न पावा अभी। पंका माशो छहनी बीवी, सपकला सर्व। पांच में क्या है? गर्भणी कार से मांस शोणित है। छह में हानि है बलवर्ण की। और सप्त में क्लांततमा है। और सर्व भाव गर्भ में चले जाते हैं। ठीक। बुद्धि किस मास में आती है? बुद्धि षष्ठे बुद्धि। सही जवाब। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न में गर्भ का मासन मासिक विकास ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला कि तीसरे सप्ताह में हृदय में सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। तीसरे सप्ताह में हृदय में सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और वृक्कों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये तीसरे माह में कहा गया है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कब होता है? चौथे में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो निप्पल होती है उसको हिंदी में बोलते हैं चुचुक। तो ये च से चौथे वीक में ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड कब आता है? 8वें वीक में। बाइल सिक्रीशन, बाइल में जो बी है ना वो 3 की तरह लग रही है, तो बाइल सिक्रीशन होता है वो तीसरे महीने में होता है। और तुमने देखा भी है कि पाचन तंत्र का निर्माण है तो इसका मतलब बाइल सिक्रीशन हो ही जाएगा। ये सब आए हुए प्रश्न है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट कब होता है? एमनियोटिक फ्लूइड कब बनता है? बाइल सिक्रीशन कब होता है? ये सबको आना चाहिए। ठीक। यहाँ पे 4 मिलीमीटर थी और दूसरे माह में लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि नाक, कान, पलक दोनों इनकी आकृति परिलक्षित होती है। तो कैसे याद रखोगे? द्वितीय नाक के दोनों नथुना, दोनों कान, दोनों पलकें आसी पास है ना। नाक कान पलक सब तीनों आसपास है। ये दूसरे मास में है और सबकी संख्या 2 है तो 2 2 2। तृतीय मास, लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर, भार 20 ग्राम। ठीक, ये नहीं आएगा। अब ये याद कर लो, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया करने की क्षमता कब आएगी? तीसरे मास में। और ऑसिफिकेशन सेंटर, ऑसिफिकेशन सेंटर मतलब हड्डी बनने के सेंटर बनने लगते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर वो बनने लगते हैं कब बनने लगते हैं? तीसरे मास में। हाथ पैर उंगलियां स्पष्ट हो जाती है, उन पर नाखूनों के निशान बनने लगते हैं और गर्भ का जो लिंग है वो स्पष्ट हो जाता है। ये किसमें है? तीसरे मास में। चौथा मास, चौथे मास में लंबाई नहीं पूछा जाएगा। लेनुगो गर्भ रोम जो है वो कब बनेंगे? चौथे मास में छोटे छोटे पोर आने लगेंगे, उनसे लेनुगो बनने लगेगा। लेनुगो मतलब हल्के हल्के रोए आने लगेंगे। अब वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा जो होता है ना उसका निर्माण होता है। तो वर्निक्स में वी होती है ना, उसके आगे एक डंडा लगा दो तो वर्निक्स कैसियोसा। तो मैंने ऐसे याद किया कि चौथ जब होती है, करवा चौथ, चौथ में वर कहता है कि कैसी हो, अपनी पत्नी से कहता है कैसी हो। तो वर्निक्स कैसियोसा ये किसमें? चौथ में बोलता है। तो चौथे माह में वर्निक्स कैसियोसा। और चौथे ही माह में चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है। तो चौथ में जो वधु होती है वो चलनी लेती है और चेहरे की आकृति स्पष्ट करके देखती है और माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति प्रारंभ होती है। तब दोनों का दिल धड़कता है, यानी गर्भ स्पंदन होता है। तो चौथे माह की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद कर लेना। पांचवें मास में, पांचवें मास में क्या होता है? पांच से पांचवा, पांच से पाचन तंत्र। जब पाचन तंत्र बन गया तो मेकोनियम भी बनने लगेगा, फीकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बनने लगेगा। ठीक। छठे मास, देखो दूसरे मास में क्या था? 2 पलकें, 2 कान, 2 नाक बने थे ना। अब यहाँ पे देखो भौहें तक बनने लगी। मतलब वो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पलक अलग। अब यहाँ पे भौहें, ऊपर की एक्स्ट्रा चीजें भौहें बनने लगी। और वृषण की स्थिति यहाँ पे वृक्क के समीप होती है छठे मास में। ये देखो वृक्क है, वृक्क बना हुआ है और इसी में वृषण भी है। तो वृषण और वृक्क ऐसे कैसे सोचो, वृषण और वृक्क छठे मास में ही होता है। तो यानी वृषण की स्थिति वृक्क के समीप हो जाती है। छठे मास की बात कर रहे हैं। आंखें खोल बंद कर सकता है, चिल्लाने का सामर्थ्य आ जाता है छठे मास में। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। भौहें और वृक्क की, वृषण और वृक्क की स्थिति इंपॉर्टेंट है। सातवां मास, सातवां मास में ये इंपॉर्टेंट रखना, सातवां मास में सात और सात, और सात मतलब क्या होता है? सात का मतलब सतर्क हो जाएगा वो। सतर्क, सतर्क क्यों हो जाएगा भाई? क्यों सतर्क हो जाएगा? सात है तो सतर्क क्यों हो जाएगा? कारण ये है कि उसके सभी तंत्रिका रिफ्लेक्स स्थापित हो जाते हैं, इसलिए सातवें मास में सतर्क हो जाता है।
और वृषण जो थे वो ये किडनी की पोजीशन छोड़ के इंग्वाइनल कैनाल में नीचे की ओर चलने लगते हैं 7वें मास में। वृषण जो है वो इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश कर जाते हैं और लेनुगो जो है वो अदृश्य होने लगते हैं और जो लंग्स हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, फुफ्फुस परिपक्व हो जाते हैं। 7वें में सतर्क हो गया बच्चा, तंत्र की रिफ्लेक्स हो गए, वृषण तैयार हो रहे हैं, इंग्वाइनल कैनाल की ओर चलने लगे हैं और सतर्क है बच्चा, यानी कभी भी सतर्क हो गया, कभी भी उसको सांस लेना पड़ सकता है। जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है 7वें 8वें में भी कभी कभी किसी को जाती है, तो वो सांस ले सकता है, फुफ्फुस उसके मैच्योर हो जाते हैं 7वें, यानी ब्रीथिंग की तो दिक्कत नहीं होगी 7वें माह के बाद अगर डिलीवरी हो गई। 8वें मास में बस यही इंपॉर्टेंट याद करने वाला, वृषण कोष में आ जाते हैं। तो 8वें मास में देखो जो मैंने बनाया है, तो 8वें मास में मैंने वृषण बनाया, ऐसे करके वृषण बनाए और वृषण कोष बना दिया नीचे, तो वृषण कोष में वृषण चले गए। ये 8वें माह की बात कर रहे हैं, ठीक। 9वें मास में सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार हमने मॉडर्न के अकॉर्डिंग गर्भ का जो डेवलपमेंट है, मास अनुमासिक विकास है, वो पढ़ लिया। अब दो हृदय अवस्था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग दो हृदय अवस्था है, तो उसकी ट्रिक है मॉडर्न हृदय चहका सुबह के संग रहकर, मॉडर्न हृदय चहका सुबह के संग रहकर। अब समय के गोला बना दो, मॉडर्न हृदय चहका सुबह संग, ठीक। सब पे एक नंबर डाल दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये सभी दहृद अवस्था या हृदय की उत्पत्ति के महीने हैं। मॉडर्न के अनुसार पहले महीने में, अष्टांग हृदय के अनुसार दूसरे महीने में, चहका चरक हारित और काश्यप के अनुसार तीसरे महीने में, सुश्रुत और भाव प्रकाश के अनुसार चौथे महीने में, और संग मतलब संग्रह के अनुसार 5वें में। तो ये हृदय है, मॉडर्न हृदय चहका सुबह के संग्रह का, ठीक। अब गर्भ में सर्वप्रथम क्या क्या उत्पत्ति होती है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। गर्भ में उत्पत्ति, तो इसके लिए कुछ लाइनें याद रखनी है। गर्भ में सबसे पहले उत्पत्ति, इसके बीच में ना अलग अलग आचार्यों की संभाषा हुई थी, तो वो बोलते थे, कुछ अलग बोलते थे, कुछ लोग अलग बोलते थे, तो इस प्रकार से अलग अलग मत हैं, तो ये मत ही पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न को कैसे याद रखेंगे, कुछ लाइनें हैं वो याद कर लेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे, सब लाइनें एकदम दिमाग पे चढ़ जाएंगी। पहला सिर भर शौनक, सिर भर शौनक, सिर भर के शौनक लिया, सिर भर शौनक, यानी और पहले क्या याद रखना, पहले चरक है फिर बाद में सुश्रुत है, तो सिर भर शौनक यानी सिर की उत्पत्ति कहते हैं कुमारशिरा भारद्वाज, और सुश्रुत संहिता में शौनक ऋषि को ऐसा बोलते हैं। हृदय काकाकृत, हृदय पहला उत्पत्ति वाला अंग है, ये कौन बोलते हैं, कंकायन और कृतवीर बोलते हैं। फिर आता है नाभि काप्य पारा, नाभि काप्य पारा, नाभि पहला अंग है, ये भद्र काप्य बोलते हैं और पाराशर बोलते हैं, नाभि काप्य पारा। गुद भ्रंशव, गुद भ्रंशव, गुद भ्रंश पढ़ते हैं ना, तो गुद भ्रंशव याद रख लो। गुदा पहला अंग बनता है, ऐसा कहते हैं भद्र शौनक चरक में, और सुश्रुत में कोई नहीं ऐसा बोलता है कि गुद पहला ऑरिजिन का अंग है। गुद भ्रंशव भद्र शौनक, ठीक। फिर हाथ पैर बड़े बड़े मारे, हाथ पैर बड़े मारे मतलब ऐसा होता है ना कि उस आदमी को हाथ पैर बड़े मारे, तो हाथ पैर पहले उत्पत्ति का अंग है, ऐसा बड़ी यानी बड़िश बोलते हैं, और मारे मतलब मारकंडे भी ऐसा ही बोलते हैं कि हाथ पैर पाणीपात पहले उत्पन्न होते हैं। देह में क्या होती है, इंद्रियां, देह में होती इंद्रियां, तो इंद्रियां पहला ऑरिजिन का अंग है, ये कौन कहते हैं, वैदेह कहते हैं, वैदेह कहते हैं केवल, और सुश्रुत में तो कोई ऐसा बोलता ही नहीं इंद्रियों की उत्पत्ति। फिर अचका मचका, अचका मचका, अचका मचका अचिंत्य है, मतलब इस चीज का विचार ही नहीं किया जा सकता कि कौन पहले उत्पन्न हुआ, सर्वप्रथम उत्पन्न किसकी है, अचिंत्य है, ऐसा बोलते हैं मारीच काश्यप। फिर आते हैं भगवान आत्रेय, वो कहते हैं कि सभी अंग एक साथ डेवलप होते हैं, सर्वांग, ये मत देते हैं काश्यप, और उधर सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी भी यही मत देते हैं। बच्चे मध्य शरीर, तो एक सुभूति गौतम है, वो मध्य शरीर बोलते हैं, मतलब सब कुछ हो गया तो बच्चे मध्य शरीर का हिस्सा सब कुछ बोल दिया तो मध्य शरीर। तो गौतम जी थे, वो आए, वो कहले कि सुभूति गौतम मेरा नाम है, और मैं कहता हूं कि मध्य शरीर जो होता है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है। त्वचा, त्वचा का वर्गीकरण है, त्वचा में कुछ आचार्य 6 लेयर बोलते हैं, कुछ आचार्य 7 लेयर बोलते हैं, है ना। तो त्वचा में ट्रिक है, त्वचा में भेचास स्वाह, ऐसे नहीं हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखो भेचास स्वाह, भेचास यानी भेल चरक और अष्टांग संग्रह, भेचास ये 6 लेयर बोलते हैं, और स्वाह यानी सुश्रुत और अष्टांग हृदय ये 7 लेयर बोलते हैं। मॉडर्न के अनुसार भी 7 लेयर हैं। ये है त्वचा के लेयर्स,
विभिन्न विभिन्न आचार्यों के अनुसार। त्वचा की उत्पत्ति में अलग अलग आचार्य बोलते हैं। सुश्रुत कहते हैं शुक्र शोणित के पाक से त्वचा उत्पन्न होती है। काफी सही लग रहा मुझे। शुक्र मतलब उन्होंने बाउंड्री जो है वो शुक्र शोणित से ही बनाई। और वाग्भट्ट जो है वो कहते हैं रक्त के पाक से। जैसे अगर हम लोग पढ़े, अगर रस रक्त मांस मेद पढ़े तो रस में त्वचा में रस रहता है, उसके बाद फिर रक्त होता है। अगर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र प्रोसेस बाय प्रोसेस देखें तो रक्त पाक से वाग्भट्ट के अनुसार त्वचा की उत्पत्ति होती है। चरक इस पे चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं। चरक के अनुसार जो लेयर है त्वचा की वो याद कर लो। उसमें पहली उदक है, जैसे रस होता है ना, रस रक्त, रक्त अस्रिक होता है ना, रस उदक होता है। तो चरक के अनुसार प्रथम द्वितीय उदक अस्रिक, उदक अस्रिक याद रखना। फिर क्या याद रखना, सिकिदकु अभितम पेड़, सिकिदकु अभितम पेड़, सिकिदकु अभितम पेड़। सिकी यानी ऐसे लिख लेना, सिकिदकु अभितम पेड़, और फिर बाद में इन पे गोला कर देना। उदक अस्रिक तुमको फर्स्ट सेकंड तो चरक की भूलोगे नहीं, क्योंकि रस और रक्त है इसलिए। सिकी जो है वो तीसरी है लेयर। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, तो सिकी को तुम दूसरी बना दो, ऐसे नहीं करना, ठीक। तो सिकी जो है वो तीसरी लेयर है, और दकु जो है वो चौथी लेयर है, और अभी जो है वो पांचवी लेयर है, और तमपिड़ छठी लेयर है, ठीक। अब इसको डिकोड करते हैं। उदक धरा अस्त्रिक धरा पहली दूसरी लेयर हो गई, खत्म। अब उसके बाद तीसरी लेयर सिक्की, सिद्ध और किलास, सिक्की। फिर उसके बाद दकु, चौथी में दद्रु और कुष्ठ दकु, पांचवी में अवि है, पांचवी में अलजी और विदर्धी है, और फिर छठी में है तमपिड़। तमपिड़ मतलब तमा प्रवेश और स्थूल मूल की पिड़काएं, ये सब है तमपिड़। छठी हो गया तमपिड़। अच्छा, छठी जो होती है वो चिकित्स होती है, और अरुणिका में यही छठी में ही होती है। अब आते हैं सुश्रुत के अनुसार त्वचाएं। सुश्रुत कहते हैं अवलो श्वेता वे रोमांस। अवलो श्वेता, श्वेता से कहता है अवलो श्वेता वे रोमांस, रोमांस की बातें करता है। अवलो श्वेता वे रोमांस। तो अ से अब त्वचा है, अब श्वेता है, तो श्वेता मतलब लड़की है ना। लड़कियां जो होती है वो स्किन केयर बहुत करती है ना, त्वचाओं की केयर बहुत करती है, तो इसलिए अवलो श्वेता बेरोमांस वाली जो ट्रिक है वो त्वचा की है। और किसके अनुसार है, सुश्रुत के अनुसार। तो अवलो श्वेता वे रोमांस। तो अव से अवभासनी, लो से लोहिता, श्वे से श्वेता, ता से ताम्रा, वे से वेदिनी, और रो से रोहिणी, और मां से मांस धरा कला। अवलो श्वेता वे रोमांस। अब इनके प्रमाण याद कर लो। इनके प्रमाण कैसे याद करोगे, इनके प्रमाण ब्रीही के रेफरेंस में याद करो। ब्रीही, ब्रीही जो होता है धान्य होता है, उसके रेफरेंस में। अब से शुरू करो। तो पहला 1/18 ब्रीही बटे 18, दूसरा ब्रीही बटे 16, तीसरा ब्रीही बटे 12, चौथा ब्रीही बटे 8, पांचवा ब्रीही बटे 5, छठा ब्रीही के बराबर, और सातवां ब्रीही के दुगना। कैसे याद रखोगे, 18 देखो ब्रीही बनाया हमने, 18 16 12 8 5 x 2x, ऐसे याद रख लेना। अब इनको याद कर लेते हैं किसमें क्या क्या होता है। तो प्रथम है तो अब याद हो गया, अमाउंट प्रमाण याद हो गया। अब क्या क्या होता है, क्या क्या उससे रिलेटेड पॉइंट है, इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। तो अवभाषिनी है पहली, याद हो गया। तो अवभाषिनी, तो हमारे यहाँ बैचमेट है सुभाषिनी, तो उसको हमने क्या दिया, पद्मश्री, पद्मश्री सुभाषिनी। या याद कोई भी याद कर लो, कोई भी लड़की है जिसका नाम सुभाषिनी है, तो पद्मश्री सुभाषिनी, पद्मश्री सुभाषिनी। तो पद्मश्री कैसे याद रखो, पद्मश्री यानी पद्म सिद्म है ना, और सुभाषिनी, सुभाषिनी मतलब अवभाषिनी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, सिद्म पद्म कंटक, सिद्म पद्म कंटक का अधिष्ठान किस त्वचा में होता है, अवभाषिनी में होता है, क्योंकि पद्मश्री सुभाषिनी है। और सर्व वर्ण की छाया, भैया सबसे ऊपर पहली है, तो सभी वर्ण और सभी छाया उसी में तो प्रकाशित होंगे, सब उसी में तो दिखेगा ये क्या वर्ण है क्या छाया है। पहली त्वचा को तो देख के अनुमान लगाएंगे, अंदर थोड़ी जाके देखता है कोई। अब आता है दूसरा, दूसरी अवलो श्वेता वे रोम, श्वेता वे रोमा। तो लो पे आते हैं, लो पे, तो लो तक याद ही होगा, 1/18 1/16। अब लो, लो मतलब लोहिता, लोहिता मतलब खून, खून। तो किसी का अगर तिल काला है उस पर अगर व्यंग कर दोगे, जैसे माना किसी को काला तिल है और उस पर व्यंग कर दोगे, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा है। तो
किसी के काले तिल पे अगर व्यंग कर दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या करेगा आपका, अगर ज्यादा करोगे तो खून कर सकता है आपका, लोहिता कर सकता है आपका। काले तिल का व्यंग अच्छा नहीं है, खून कर देगा। अब तीसरा है श्वेता। श्वेता, श्वेता 1/12 याद किया था, है ना। अब इसमें क्या है, चर्म दल, अजगल्ली और मशकाधिष्ठान। तो चर्म दल ऐसे याद रख लो, श्वेत लोग हैं, सफेद सफेद जो अंग्रेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गली में घूमते रहते हैं। श्वेत चर्म वाले, सफेद चर्म वाले, सफेद चमड़ी वाले अंग्रेज गली में, यहाँ बनारस की गलियां है ना, यहाँ अंग्रेज घूमते रहते हैं। तो वो गली में घूमते रहते हैं और उनको मशक यानी मच्छर काटते रहते हैं। वो इधर उधर से घूमते रहते हैं, हाफ पैंट पहने, उनको मच्छर काटते रहते हैं। तो ये तृतीय श्वेता का ट्रिक है। ऑप्शन एक्चुअली क्या, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, अगर चर्म दल अजगल्ली का, अगर चर्म दल अजगल्ली का अधिष्ठान, तो तुरंत तुम सोचो चर्म दल अजगल्ली यानी गली, गली में क्या चल रहा था, श्वेत श्वेत अंग्रेज घूम रहे थे, तो श्वेता तुरंत याद आ जाएगा, है ना। और एक बार तुरंत लिख देना, अवलो श्वेता वे रोमांस। श्वेता में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ध्यान रखना, श्वेता में दो चीजें हैं, श्वेता और ताम्रा। ठीक, अब आता है ताम्रा। ताम्रा में क्या है, ब्री का 1/8 प्रमाण है ना। तो ताम्रा मतलब तांबा, तो तांबे के अष्ट धातु के गिलास हैं, तांबे के अष्ट धातु के कुछ गिलास हैं, कुछ गिलास हैं। तो कैसे याद रखो, ताम्रा के अष्ट धातु, अष्ट धातु मतलब 1/8 प्रमाण है उसका, कुछ कुछ मतलब कुष्ठ, और गिलास मतलब गिलास, है ना। और एक बात और देखा, चौथे और पांचवें में दोनों में कुष्ठ होता है, तो हमने कुछ गिलास याद कर लिए, तो इसका तो कुष्ठ याद हो ही जाएगा। ठीक, और फिर आता है वेदनी, पांचवी वेदनी है, और इसका पांचवी वेदनी और 1/5 प्रमाण भी है इसका। और कुछ, तो इसकी ट्रिक है, कुछ सर्प नाग पंचमी को भी वेदना देते हैं। मतलब जनरली सर्प जो होते हैं नाग पंचमी पे तो बड़ा दया करते हैं, लेकिन कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो नाग पंचमी पे भी वेदना देते हैं। तो कुछ सर्प मतलब विसर्प, और नाग पंचमी यानी पंचमी, और वेदना मतलब वेदनी। कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो नाग पंचमी को भी वेदना देते हैं, है ना। ये हो गया। अब आते हैं रोहिणी। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी क्या है, रोहिणी एक बच्ची है, एक लड़की है, वो क्या कर रही है, अपना ग्रंथ पढ़ रही है। अपनी अपनी एक ग्रंथ है उसकी, अपची लिख दिया। रोहिणी अपनी ग्रंथी है, ग्रंथ है, वो पढ़ रही है। और पढ़ कैसे पढ़ रही है, बुदबुद कर रही है ना, बुदबुद कर रही है। बुदबुद मतलब अर्बुद, अपना बुदबुदा के ऐसे पढ़ती है तो बुदबुद की आवाज मुंह से आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, अटरिंग। तो रोहिणी है, वो अपना ग्रंथ पढ़ रही है बुदबुदाते हुए, और अचानक से बुदबुदाते हुए स्लिप कर जाती, मतलब गिर जाती है वो। उसका ध्यान तो ग्रंथ में पढ़ने में लगा हुआ, तो स्लिप कर जाती, तो गिर जाती है। तो याद रखना कि अगर ग्रंथि अपची अर्बुद, ये तो याद ही हो जाएगा ना, ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंडा नाम एक चैप्टर है पूरा, ठीक है ना। ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड एक पूरा चैप्टर है। तो अगर ग्रंथि अपची अर्बुद श्रीपद गलगंड अगर याद आ जाता है, तो तुरंत क्या लगाओगे, वो रोहिणी याद है तुम्हें, तुरंत स्टोरी याद आनी चाहिए कि रोहिणी थी, वो अपना अपनी ग्रंथ पढ़ रही थी, और ऐसा पढ़ते पढ़ते एकदम स्लिप कर गई, स्लिप मतलब श्रीपद। ठीक, और सप्तमी है मांस धरा कला। सप्तमी मांस धरा कला है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है आज का। सप्तमी मांस धरा कला, ये ब्रीही के दुगने प्रमाण में है। मांस धरा कला सप्तमी जो है वो ब्रीही के दुगने प्रमाण में है। और जो मांस होता है उसी में अर्श, भगंदर, विदृति सब मांस में ही होती है, इसलिए भगंदर, अर्श, विदृति इन सब का अधिष्ठान मांस धरा कला होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं बनानी, मांस धरा याद आए तो भगंदर, विदृति, अर्श सब मांस में ही लगाओ। कुष्ठ की बात करें तो सुश्रुत के अनुसार वेदनी और ताम्रा में कुष्ठ आया है, लेकिन सारंगर केवल वेदनी में कुष्ठ करते हैं। ठीक, तो ये सब याद हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडर्न के अनुसार एक एक करके वो पढ़ लिया, हर एक माह में एक एक चीज की ट्रिक बना के सभी नाम पढ़ लिए। दोहृद अवस्था मॉडर्न, हृदय चहका सुबह के संग रहकर याद कर लिया। गर्भ में सर्वप्रथम कौन कौन से अंग उत्पन्न होते हैं, तो शिरभर सौनक, हृदय काकाकृत, नाभि काप्य पारा, गुद भ्रंशव। इसमें कोई सीक्वेंस अगर बदल भी जाता हूँ कोई बात नहीं, है ना। तो सिर भर सौनक, सिर भर सौनक, ठीक, हृदय काकाकृत, हृदय काकाकृत, और नाभि काप्य पारा, ठीक, गुद भ्रंशव, गुद भ्रंशव, हाथ पैर बड़े बड़े मारे, हाथ पैर बड़े बड़े मारे, देह में इंद्रियां, देहेंद्रिय, देहेंद्रिय, अचका मचका, अचका मचका, अचिंत मरीच कच्छप, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और पंका माशो छानी विविध सपला सर, ठीक, और सूक्ष्म प्रव्यक्त प्रव्यक्तर 3 4 7, और प्रव्यक्तर 7 तर 70, ऐसे याद रखना था। मन की उत्पत्ति सुश्रुत 5 में करते थे, काश्यप 4 में करते थे। पूछा जा सकता है, मन की उत्पत्ति सुश्रुत 5 में, काश्यप 4 में। और सुश्रुत का तो श्लोक सबको याद होगा, पंचमे मना प्रतिबुद्धतरा भवत, है ना। सुश्रुत का श्लोक होता है, बहुत फेमस है।
सुश्रुत 5, काश्यप 4। पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो था, 3 4 5 चाहिए, क्या था? पी से पंचपेड़िका इंद्रियां, सी से चेतना, मन से मन, और बी से बुद्धि। फेन उद्गम और फेन शांति की बात कर रहे थे, तो सुश्रुत है वो सबसे प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम लोग के पास तेल रहता है ना घर में, तो तेल जैसे गर्म होता है उसमें से झाग आने लगते हैं, तो ये सुश्रुत का, बाकी सब अपोजिट। अब जब तेल, केवल इतना याद कर लो कि तेल में झाग आने लगते हैं, बाकी सब याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? जैसे तुम्हें तेल पता चल गया कि तेल सिद्ध हो गया तो उसमें झाग आ गए, तो इसका मतलब क्या है? घी सिद्ध होगा तो झाग चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं? अब ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये सुश्रुत और सारंगर का है। अब चरक का इसके अपोजिट कर देना कि अब तेल सिद्ध हो गया तो झाग चले जाएंगे, और घी सिद्ध हो गया तो झाग आ जाएंगे। और ना पावा अभी वाला ये पॉइंट था, न से यहां से आके बीच में जाके ऊपर चला जाता था, अभ्यंग यहां से आके बीच में आके फिर नीचे चला जाता था, और पान बस्ती में पान फिर ऊपर जाता था सुश्रुत में, और बस्ती में फिर नीचे जाता था। तो ये करके याद कराया था, ठीक है ना? फिर से हाथ उठाना जो हाथ उठा रहे थे, जिनको पूछना है, जिनको पूछना हाथ उठाए, मैं यहाँ से एनेबल कर दूंगा, वो बोल सकते हैं। इसमें हैंड रेज का ऑप्शन है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो इस पे चैट में टाइप कर दे। ओके, तो हम क्लास खत्म करते हैं, कल्याण मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद सब लोग अपना अपना मीटिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है? ठीक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सब लोगों को। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मार्क्स लाइए, अच्छा अभ्यास करिए, मन को पॉजिटिव रखिए। एग्जाम नॉर्मल चीज है, हर एक व्यक्ति जो टॉप करता है वो भी आप ही के जैसा पढ़ रहा है, और जो व्यक्ति अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छी रैंक लेता है, टॉप इंस्टीट्यूट लेता है, वो भी आपके जैसा पढ़ रहा है। बस उसके अंदर क्या है? इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसको हर एक मौका एक अपॉर्चुनिटी लगती है। तो आप भी हर एक मौके को अपॉर्चुनिटी लीजिए, गिरते जा रहे हैं फिर भी दौड़ना बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी एकदम जील रखिए अपने अंदर, ऐसी भावना रखिए, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं।